दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको कोई फैंसी डिग्रीज, हाई आईक्यू या लक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। और अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रीड करने में थोड़ी बोरिंग है, लेकिन इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल कहा जाता है, क्योंकि इसके हर एक पेज में टाइमलेस इन्वेस्टिंग विजडम है। मैंने इस बुक को बहुत बार रीड की है और इनफैक्ट वॉरेन बफे, जो फिलहाल दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने अपनी पूरी दौलत इन्वेस्टिंग की नॉलेज से ही कमाई है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में आपके सामने इस बुक से 5 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन्स लाया हूँ, जिसे सीखने के बाद आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप इस चैनल इन्वेस्ट माइंडसेट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप इन्वेस्टिंग और माइंडसेट रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सको। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि ये मार्केट इतने फ्लक्चुएट क्यों होते। इसीलिए स्टॉक मार्केट के डर को दूर करने के लिए आपको एक सिंपल सा लेसन इस बुक से सिखाता हूँ। मान लो आपने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। आपने उस बिजनेस में अपना 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और इसी तरह आपके बाकी 4 दोस्तों ने भी मिलकर 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो इस बिजनेस में टोटल अभी 5 पार्टनर्स हुए और 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब मान लो कुछ साल गुजर गए और आप लोगों का बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो आपके पास रोज आता है और आप जब भी सुबह सुबह अपने एकदम ठंडे दिमाग में चाय के मजे लेते हो, वो टाइम पे आपका ये फ्रेंड आपके पास आता है और आपको एक प्राइज ऑफर करता है ताकि आप अपना पार्टनरशिप उसे बेच दो और आप इस बिजनेस से हट जाओ, या फिर आप चाहो तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा खरीद लो। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रोज़ अपने मूड के हिसाब से प्राइस बताता है। जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है तो बहुत ज़्यादा प्राइस बताता है, और जब निराश होता है तो एकदम कम प्राइस बताता है। तो इसीलिए कभी कभी उसका बताया हुआ प्राइस आपको एकदम सेंसिबल लगता है, लेकिन ज़्यादातर आपको उसका बताया हुआ प्राइस गलत लगता है। ये पार्टनर का नाम है मिस्टर मार्केट। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्ट हो तो ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ आप क्या करोगे? क्या आप मिस्टर मार्केट के बताए हुए प्राइस को एक्चुअल बिजनेस की वैल्यू समझ लोगे, या फिर जिस दिन आप अग्री करोगे तभी उसके साथ सौदा करोगे? या फिर उससे अच्छा और ऑप्शन मैं बताता हूँ, जब वो खुशी के मारे बहुत ज़्यादा प्राइस कोट करता है, जैसे 1 लाख की वैल्यू की जगह वो 1 करोड़ बताता है, तो आप उस दिन उसके साथ अपना हिस्सा बेचने की डील करोगे। और जिस दिन वो डर के या निराश होके एकदम सस्ता प्राइस कोट करता है, जैसे 1 लाख की जगह 50,000, तो आप उस दिन उससे ज़्यादा खरीदोगे। लेकिन बाकी सारे टाइम आपकी समझदारी इसी में होगी कि आप उसके रोज़ के बताए हुए प्राइस को इग्नोर करो, क्योंकि दोस्तों, जब आप उसके प्राइस को इग्नोर करते हो तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। दोस्तों, ज़रा सोचिए, ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने 1949 में लिखी थी, जब इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। वो टाइम पे मिस्टर मार्केट मतलब दिन भर में सिर्फ एक टाइम, यानी सुबह की चाय के साथ जो न्यूज़पेपर आता था, उसमें आपका बिजनेस का प्राइस कोट होता था, और उस टाइम पे मिस्टर मार्केट वही था। लेकिन आज हर एक सेकंड में प्राइस चेंज होता है और मिस्टर मार्केट बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो गया है, और इसीलिए बेंजामिन ग्राहम की ये लॉजिक आज उस दिन से ज़्यादा एप्लीकेबल है। इसीलिए इस चैप्टर से आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखने मिलता है, वो ये कि प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ होती है, और कभी कभी इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि प्राइस इज़ वॉट यू पे, वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। आपको प्राइस पे सिर्फ तभी फोकस करना है जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो। बाकी टाइम आपको उस बिजनेस से क्या वैल्यू मिलती है, आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। लेसन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। दोस्तों, मैक्सिमम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्पेकुलेशन करते हैं। जब भी कोई स्टॉक खरीदता है तो हम उसे फॉरेन इन्वेस्टर का दर्जा देते हैं, फिर भले उसने इन्वेस्टमेंट से पहले कोई रिसर्च की हो या नहीं, और इसीलिए ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस खा के बैठते हैं। और इसका कारण ये होता है कि जब वो स्पेकुलेशन से प्रॉफिट्स कमाते हैं तो वो और ज़्यादा पैसे लगाते हैं, तब तक जब तक वो सबक ना सीख ले। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में इन्वेस्टिंग करो तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है, जो इस वीडियो के एंड होते ही आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से इन्वेस्टिंग का मतलब होता है एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इन विच upon thorough analysis promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting any of these criteria are speculation. अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझी
तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, इस स्टेटमेंट में 3 चीज़ें ध्यान देने वाली है। सबसे पहला, थोरो एनालिसिस, मतलब आपको इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट उसके बिजनेस के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। एनालिसिस में 3 चीज़ें देखनी पड़ती है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। दोस्तों, दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस स्टेटमेंट का ये है, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप किसी रोड में चलते इंसान से पूछो कि वो स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता, तो लोग कहेंगे प्रिंसिपल की सेफ्टी नहीं है, आपका पैसा सेफ ही नहीं है। यानी जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको वो पैसा ही खुद इसमें सेफ नहीं लगता है, तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट तब ही करो जब आपको उसमें प्रिंसिपल सेफ दिखता हो। अब ये कैसे होगा, ये चीज़ इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको समझ में आ जाएगी। और दोस्तों, मेरे हिसाब से आपका सबसे पहला फोकस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में ये नहीं होना चाहिए कि आप पैसे कैसे कमाएं, बल्कि ये होना चाहिए कि आप पैसे कैसे ना गंवाएं। और इस स्टेटमेंट में तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेंजामिन ग्राहम हमें कह रहे हैं हमें एडिक्वेट रिटर्न्स मिलना चाहिए। यानी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल के साथ हमें इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा पैसा हमें एटलीस्ट एफडी या कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न दे, वरना हम इतना रिस्क क्यों लें। तो ये डेफिनेशन का ओवरऑल मतलब ये होता है कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि आपका पैसा सेफ है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना रिटर्न्स कब और कितना मिलेगा, वरना ऑपरेशंस नॉट मीटिंग एनी ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स आर स्पेकुलेशन। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आपको स्पेकुलेशन करना ही है तो आपको उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए, उसमें एक एलोकेशन कर दो, यानी 10%, उससे ज़्यादा आप स्पेकुलेशन नहीं करोगे, और बाकी का 90% आपकी जो सेविंग्स है आप उसको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए ही रखोगे। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इसकी कौन चिंता करता है, लेकिन बेन ग्राहम ने यहाँ पे इस चैप्टर को ऐड किया है किसी वजह से। ये टॉपिक इन्फ्लेशन की हम इंडियंस के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो 1970 से अभी तक यूएसए का इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल हो गया है, लेकिन इंडिया का इन्फ्लेशन 7 से 8% पर ईयर का होता है। मतलब जो इंडियंस पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो वो लोग ज़्यादा स्पीड में पैसा खो रहे हैं, और जो एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, उनको तो कोई इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा ही नहीं है, क्योंकि उनकी पैसे की परचेसिंग पावर तो उतनी ही है। और दोस्तों, लोगों को इसकी चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको इसका लॉस दिख नहीं रहा। अगर आपके पास अपने गले में 100 रुपये है तो 10 साल बाद भी वो 100 रुपये है, और लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ खोया नहीं, और यहीं पे लोग धोखा खाते हैं। लेकिन सिर्फ 7% के हिसाब से 10 साल में उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली में देखना है कि वो आपको कितना रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कितना प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप महंगाई को काउंट करते हो तो आपको फिक्स डिपॉजिट से कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेसन नंबर 4, स्टॉक सिलेक्शन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम ने यहाँ पे एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया बताया है, वो ये है एडिक्वेट साइज ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब आपको लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटी और न्यू कंपनीज ज़्यादा रिस्की होती है। पॉइंट नंबर 2, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी का करंट एसेट उसकी करंट लाइबिलिटीज से डबल होना चाहिए, यानी 2/1 का करंट रेशियो, और कंपनी का करंट एसेट उसके टोटल डेट से ज़्यादा होना चाहिए। अर्निंग स्टेबिलिटी, सम अर्निंग्स फॉर द कॉमन स्टॉक इन ईच ऑफ द पास्ट 10 ईयर्स, यानी कंपनी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 10 साल में। डिविडेंड रिकॉर्ड, अनइंटरप्टेड पेमेंट्स फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स, यानी कंपनी ने कंटिन्यूस पिछले 20 साल से अपने डिविडेंड्स पे किया हो। अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते रहना चाहिए, एटलीस्ट 33% पिछले 10 साल में, जो मेरे हिसाब से बहुत कंजर्वेटिव है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं कहूँगा कंपनी का प्रॉफिट एटलीस्ट डबल होना चाहिए। मॉडरेट पी रेशियो, कंपनी का करंट प्राइस पिछले 3 साल के एवरेज अर्निंग से 15 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप उस स्टॉक को बहुत महंगा खरीद रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को ग्रोथ स्टॉक कैटेगरी के सारे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। लेसन नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइनली जब आपने रिसर्च करके ऐसी कंपनी ढूंढ ली जो सबसे बेस्ट में से बेस्ट है, तो फिर आपको उसके प्राइस पे ध्यान देना चाहिए कि आप उससे ज़्यादा महंगा तो नहीं खरीद रहे हो,
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमें ये सीखने मिलता है कि आपको स्टॉक को तभी खरीदना चाहिए जब उसका प्राइस आपके कैलकुलेशन के हिसाब से और ज़्यादा सस्ते में बिक रहा हो। जैसे मान लो एक इंजीनियर को ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज पे 20,000 किलोग्राम के ट्रक्स पास होने वाले, तो उसको ऐसा ब्रिज नहीं बनाना चाहिए जिसकी लोड लेने की कैपेसिटी सिर्फ 20,000 किलो की है। उसको एटलीस्ट 30,000 या 40,000 का टारगेट रखना चाहिए, ताकि अगर कभी ट्रक ओवरलोड हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आएगी। इसीलिए जब आप कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू पता लगाते हो, जो मान लो 100 रुपीज़ पर शेयर है, तो आपको उससे भी और कम प्राइस पे उसे खरीदना चाहिए। यानी नॉर्मली आपको उसको 66 रुपीज़ पर शेयर के नीचे खरीदना चाहिए, ताकि अगर आपके कैलकुलेशन या एस्टिमेट्स में कुछ गड़बड़ हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आएगी। और अगर उसका स्टॉक 100 रुपीज़ के नीचे जा रहा ही नहीं है तो आपको उसको खरीदना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, जब आप इतने सारे रूल्स फॉलो करोगे, यानी मार्केट फ्लक्चुएशन को इग्नोर करके स्टॉक्स की जगह आप बिजनेस की रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, आप स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, और फाइनली आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करोगे, तो हो सकता है कभी ना कभी आपको लॉस मिल जाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो जिसमें आपने ऐसे वेल रिसर्च 10 से 15 स्टॉक्स खरीद के रखे, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न्स ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए